लेकिन जब आप एक बात ये कहते हैं कि साहब नफरत की दुकान को बंद करना बंद है, कर, बिल्कुल। आप तो नफरत की दुकान के तो इतने स्टोर्स खुले हुए हैं, रिटेल हाँ, शॉप इतनी खुली हुई हैं। देखिए, ये केंद्र सरकार के रहते बजरंग दल पे ये तो कभी एग्री करेंगे नहीं कि साहब बैन लगाया जाए। तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं बजरंग दल पे बैन के बाद रिस्पांस में बजरंग बली की जय के वही। नारे लगाने शुरू कर दिए ओपनली। तो इसका मतलब है कि उनके नेतृत्व में जो सरकार है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो तो इस बैन पे कभी एग्री नहीं करेगी। देखिए, किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे जो बैन है वो यूएपीए में लगता है, यानी अनलॉफुल एक्टिविटी जो आपकी एक्ट है, टेररिस्ट एक्ट जो है, अ, उसी के अंतर्गत ये लगता है। ये सेंट्रल एक्ट है और इसमें पावर्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है बैन लगाने की, तो स्टेट गवर्नमेंट की तो पावर्स है नहीं। तो कर्नाटका स्टेट बैन तो नहीं लगा सकता। मैं अभी देख रहा था, वीरप्पा मोइली साहब का भी स्टेटमेंट एक आया हुआ है जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस जो है वो बैन स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगा सकती है। अगर आपको बैन लगवाना है तो आपको सेंटर को ही मूव करना पड़ेगा। लेकिन आप पूरा केस तो बना ही सकते हैं, आप एक मजबूत केस बना करके और बाकायदा उसको सेंटर को भेज सकते हैं एसेंट के लिए, और लगातार उसको जो है आप जीवित रख सकते हैं उस इशू को। लेकिन जो स्टेट ऑफ अफेयर्स अभी है, पता नहीं, हो सकता है उनकी लीगल लिबरटीज क्या राय दें, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट है और स्टेट भी इसमें एम्पावर्ड है। अभी तक तो किसी स्टेट ने कभी ऐसा कोई अटेम्प्ट किया नहीं। तो एक नया ये चीज है और देखते हैं कि इसको कैसे ये लागू करते हैं। लेकिन अगर इसको वास्तव में एक दफा ये जो रिटॉरिक है इसको हम अलग कर दें, मतलब ये तो एक पॉलिटिकल रिटॉरिक हो गया, इलेक्शन का रिटॉरिक हो गया कि हम बजरंग दल को बैन कर दें। इसको एक बार अलग कर दें तो आपके पास तमाम तरीके हैं जिससे आप एक्शन ले सकते हैं और बहुत स्ट्रिंजेंट एक्शन ले सकते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया हुआ है कि आप सो मोटो जो है एक्शन लीजिए, जो रिलीजियस हेट्रेड फैलाते हैं, स्पीचेस हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो लोग सर्कुलेट करते हैं, जिनके एम्स यही हैं, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। और ऐसे तमाम स्टेटमेंट्स और स्पीचेस आपको मिल जाएंगी जो वहाँ पे, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएंगे तो उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है स्टेट गवर्नमेंट। और वहाँ भी सजाएं काफ़ी हैं, कोई कम तो है नहीं। नॉन वेरिएबल सेक्शंस हैं और काफ़ी सीनियर लोगों ने भी इनके, भाजपा के और दूसरे लोगों ने इस तरह की बातें की हुई हैं, तो उनके खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है, कांग्रेस गवर्नमेंट। तो बैन एज सच तो तुरंत वो नहीं लगा पाएंगे, लेकिन एक्शन तो वो इनिशिएट कर सकते हैं। यूपी सरकार का कंपैरिजन तो मुझे नहीं लगता ठीक होगा, क्योंकि उनके बहुत से एक्शन क्वेश्चनेबल जी। और लगातार उन पे सवाल उठाया गया है। मीडिया में सवाल उठाया गया है, बौद्धिक समाज में सवाल उठाया गया है, हम्म। सामान्य साधारण समाज में सवाल उठाया गया है, और कोर्ट्स में भी सवाल उठाया गया है, और टिप्पणियां भी अगेंस्ट आई हैं उनके कई। हम्म। और ये सरकार है जो हमेशा जिसके सर पे इंक्वायरी की तलवार लटकती ही रहती है, चाहे कहीं बुलडोजर चलाने को लेकर के हो, चाहे केस न दर्ज करने को लेकर के हो, चाहे फॉल्स एनकाउंटर्स की बात हो, चाहे गलत मुकदमे दर्ज करने की बात हो, ये कुछ ना कुछ ये लोग जाते ही रहते हैं। जी। तो वो कोई बहुत सही उदाहरण नहीं है। लेकिन अगर हम एक सही उदाहरण को लेना चाहें तो हम सवाल ये है कि भाई आपने एक पॉलिटिकल मॉडल तो अपना पेश कर दिया है, आपने सही कहा कि पॉलिटिकली तो आपने बात कह दी हम्म। और अपनी इच्छा जाहिर कर दी। कांग्रेस ने एक तरह से मुझसे पूछे तो कर्नाटका में एक नया पॉलिटिकल मॉडल पेश किया यस। और उसका रिवार्ड भी उनको मिला है। जी। और वो उनकी क्रेडिबिलिटी भी जो है वो बढ़ी है, और उनके नए वोटर्स आए हैं और उनको 7% का जैसा कि आ रहा है, जी। वोटिंग में इजाफा भी हुआ है उनके। हम्म। लेकिन सवाल ये है कि क्या आपके पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल ऐसा है जिसको, जो कि इस पॉलिटिकल मॉडल को आगे ले जा सके। क्योंकि पॉलिटिकल मॉडल अपने आप तो उसके पैर होते नहीं चलने के लिए, उसको कोई बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए जो उसको आगे ले जा सके। हम्म। तो ऐसा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल तो अब तक सरकारों, जो कांग्रेसी सरकारें हैं, उन्होंने कहीं दिया नहीं। न इस बारे में कोई उनकी बातचीत होती है, मैंने तो कोई सुना नहीं कि वो इस पर बातचीत करें। जी। उनका एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल वही है जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स का चला आ रहा है। यानी जो कॉलोनियल एक मॉडल था एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिसिंग का और इस तरीके के एक्ट्स को लागू करने का, वही मॉडल हमने अडॉप्ट किया था और हम उसी को थोड़ा बहुत चेंज करके वक्त बे वक्त और उसी को चलाया जा रहा है। तरीका वही है, वही मशीनरी है, वही मुद्दे होते हैं, वही इशूज उठते हैं, उसी तरीके से लोग अरेस्ट होते हैं, जी। वगैरह वगैरह होता है। हम्म। तो अगर उसी मॉडल से करना है तो आपको भी वही कोई सफलता खास नहीं मिलेगी, ये तो सही बात है। आप हम्म। कुछ एक केसेस दर्ज कर लेंगे, कुछ दिनों बाद जमानतें हो जाएंगी, कुछ और केसेस होंगे, थोड़े से लाई लो होंगे, फिर और हम्म। एक्शन होगा, वगैरह वगैरह। हम्म। लेकिन जब आप एक बात ये कहते हैं कि साहब नफरत की दुकान को बंद करना बंद है, कर, बिल्कुल।
अब तो नफरत की दुकान के तो इतने स्टोर्स खुले हुए हैं, रिटेल हाँ। शॉप्स इतनी खुली हुई हैं, तो पॉलिटिकली तो कहना एक आपका ठीक है, आपका रिजॉल्व शो करता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है आपके पास? हाँ, वो एडमिनिस्ट्रेशन क्या आप डेवलप कर सकते हैं? क्या आप में वो दृढ़ता या वो निश्चय है कि आप वो एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप कर सकें? मुझे तो डाउट है, लेकिन हमें एक बार देखना चाहिए। मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूँ कि राहुल गांधी जो है, जो इस समय जी। कांग्रेस के सर्वोच्च नेता हैं डिफैक्टो, हम्म, तो राहुल गांधी का मतलब एक कंसिस्टेंसी तो रही है उनकी, बिल्कुल। लगातार इस इश्यू को लेकर के वो कंसिस्टेंट स्टैंड उनका रहा है। ऐसा मतलब स्टैंड उनके पिता का भी नहीं था। नहीं था। और मैं नहीं समझता कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर का, कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर का इतना कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है जो राहुल गांधी ने रखा है। इसके लिए यूएपीए में किसी संस्था का रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन नाम का कोई चीज भी ना लगा हो तब भी कोई जरूरी नहीं है। वो ग्रुप की बात करते हैं, जी। कहते हैं ग्रुप ऑफ पर्संस। हम्म, बल्कि जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ था अमित शाह जी के जमाने में, होम मिनिस्टर साहब का, जी। तो उसमें तो उन्होंने इंडिविजुअल को भी कह दिया कि आप इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट कर सकते हैं और यूएपीए उसके खिलाफ भी जी। लगाया जा सकता है। हम्म, और ग्रुप्स को ही आपको खाली इंडिकेट करना है कि भाई ये ग्रुप है जो टेररिस्ट हम्म, एक्टिविटी में इन्वॉल्व। जी। टेररिस्ट एक्टिविटी को उन्होंने आगे जो है डिफाइन किया हुआ है, बहुत सी चीजें दी हुई है। हम्म, उसमें सेक्शन 153 या 153 बी आईपीसी भी इंक्लूड कर लिया गया है बाद में। जी। और तमाम वायलेंट एक्टिविटीज हैं, एनिमिटी फैलाने की बात है, भाषा और लिंग और धर्म के भेदभाव की बात है, इंटीग्रिटी, जो नेशनल जोग्राफिकल इंटीग्रिटी है उसकी बात है, आपके आर्म्ड रिवेलियन की बात है, तरह तरह की चीजें हैं। मतलब इसका स्कोप बहुत व्यापक है। हम्म, और अगर आप कंसिस्टेंटली कोई ग्रुप जो है इस तरीके के भाषण दे रहा है, लिटरेचर छाप रहा है, एक्शन कर रहा है, जी। और आप उसको रिलेट कर सकते हैं, तो यूएपीए में वो अट्रैक्ट हो जाता है। हम्म, लेकिन जैसे कि मेरे तो उसके लिए रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं, जरूरी किसी नहीं। जी। ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है। और ये लॉजिकल भी है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहा है हम्म, वो अपने को रजिस्टर्ड क्यों कराएगा? हाँ, अब जैसे लेफ्ट विंग के एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जी। जो आप पे अलकायदा है, वो आप में रजिस्टर्ड कराने थोड़ी आएगा। अब अलकायदा को हमने यूएपीए में डिक्लेयर किया हुआ है, हम्म, तो वो कोई रजिस्टर्ड कराने तो आएगा नहीं। त्रिपुरा जी। में एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे, वो डिक्लेयर हुए, हम्म, तो वो रजिस्टर्ड कराने तो नहीं आएंगे। जी। पीएफआई का चलो एक अलग केस था हम्म, कि उन्होंने अपने को शायद रजिस्टर्ड भी कराया होगा और जो भी हम्म, किया होगा, जी। लेकिन ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन अपने को रजिस्टर्ड नहीं कराते। और ऑर्गेनाइजेशन भी होना जरूरी नहीं है, ग्रुप ऑफ पर्सन इज एनफ हम्म, टू अट्रैक्ट द प्रोविजंस ऑफ यूएपीए। हम्म, देखिए, ये केंद्र सरकार के रहते बजरंग दल पे ये तो कभी एग्री करेंगे नहीं कि साहब बैन लगाया जाए। तो खैर चलो, अगर हम इतना डायरेक्टली ना भी इनको नाभिक जोड़ है पाए, जी। बिल्कुल। लेकिन तब भी इतना तो हम जानते हैं कि सेंटिमेंटली, इमोशनली, नोशनली वो किसी ना किसी रूप में वो कनेक्टेड तो है ही है। जी। और ये जब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं बजरंग दल पे बैन के बाद रिस्पांस में बजरंग बली की जय के बने। नारे लगाने शुरू कर दिए हम्म, ओपनली, तो इसका मतलब है कि उनके नेतृत्व में जो सरकार है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो तो इस बैन पे कभी एग्री नहीं करेगी। हम्म, अगर बैन पे एग्री करती है तो उसकी बहुत सी बातें जो वो कह रहे हैं, उनका जो कोर बैंक है वो तो खिसक जाएगा सारा का सारा। हम्म, तो पॉलिटिकल लड़ाई ये बड़ी तगड़ी लड़ाई है, ये इतनी आसान लड़ाई नहीं है। हम्म, और एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे आपने ठीक कहा कि साहब आप तैयार भी हैं कि नहीं, मान लो हम्म, कल को किसी ने खुदा न खास्ता आपका ऐसे बन भी जाए, जी। क्योंकि यूएपीए आपको काफी शक्तियां जो देता है, बड़ी अनलिमिटेड पावर्स। जी। मतलब अगर आप बैंड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है। अगर आप किसी को फाइनेंस कर रहे हैं बैंड ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप को, तो भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है। अगर आपने प्रोसीड्स जो है उससे, उस एक्टिविटी से कोई जी। प्रोसीड्स बनाए हैं, कोई संपत्ति बनाई है, कुछ और किया, वो जब्त किया जा सकता है। हम्म, तो अनलिमिटेड पावर्स हैं इसके अंदर। लेकिन उसमें थोड़ा सा ये भी है कि भाई एक ट्राइब्यूनल बनेगा, हाईकोर्ट का जज होगा उसका इंचार्ज, हम्म, अध्यक्ष जो है, और वो ट्राइब्यूनल उसको 30 दिन में के में आपको सबमिट करना पड़ेगा केस। हम्म, और उसको स्क्रूटनी करेंगे, और स्क्रूटनी करने के बाद वो जो अप्रूव करेंगे, तभी वो बैन वास्तव में माना जाएगा। यूएपीए का भी बैन फाइनली तभी माना जाएगा जब ये ट्राइब्यूनल उसको जो है पूरी तरीके से अप्रूव। अप्रूव करेगा। जी। तो अब यही सर। केस, यही जी। प्रोसीजर वहां भी फॉलो होगा। लेकिन पॉलिटिकली आप भी समझ रहे हैं कि मतलब ये क्लैश ऐसा है हम्म, कि ये पॉलिटिकल लड़ाई तो चलती रहेगी, बट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ये शायद कम से कम निकट भविष्य में ना ही पहुंचेगी। पॉलिटिकल विल है तो जी। पुलिस एक्ट करेगी। हम्म, ये कहीं की भी पुलिस हो, वो अवश्य ही एक्ट करेगी, लेकिन पॉलिटिकल विल चाहिए। और आप में मतलब आपको क्रेडिबिलिटी चाहिए पुलिस की, आपकी लेजिटिमेसी इंटैक्ट होनी चाहिए कि आप सही एक्शन दे रहे हैं। जी। और आप केस को एक अच्छा बिल्डअप, अच्छा केस बनाए, खाली हम्म, उसको पॉलिटिकल स्लोगन या पॉलिटिकल जो है वो
उसे नारेबाजी बनाकर तक ना ना छोड़ो। सीमित करें। जी। हाँ, ना छोड़ें। हम्म। और इसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन में एक बेसिक चेंज करना पड़ेगा। मैं तो बार बार इसी बात को कहता हूँ हम्म। कि जब तक आप कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन से या सो कॉल्ड गुड गवर्नेंस या वेलफेयर गवर्नेंस से जब तक आप डेमोक्रेटिक गवर्नेंस पे नहीं जाए, आप में डेमोक्रेटिक गवर्नेंस पे तो हम जाते ही नहीं, कोई बात ही नहीं करता है। भाई आपने इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, शायद दुनिया में इतना एलेबोरेट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन शायद ही कोई हो, और बड़ी जी। बड़ी हस्तियां लगी थी हम्म। जिनकी की डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स पे कोई शक नहीं कर सकता है। जी। और हमारी सुप्रीम कोर्ट इसको बड़े ओवर जीलसली सेफगार्ड करती है, चाहे कोई भी पार्टी पावर में रहे जी। और कैसे भी जज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हों। हम्म। इसमें इस मामले में तो वो इकट्ठे होते हैं और पूरी तरीके से सेफगार्ड करते हैं। जी। लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन को कैरी आउट करने के लिए जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है वो हमारा लैकिंग है, वही नहीं। आपने ठीक कहा कि कल को आप इसी पुलिस को अगर ये हवाले कर दीजिए, और जो हम्म। उनकी अपनी मेंटेलिटी है, सोच है एक इंडिविजुअल की और दूसरी तीसरी, जी। उसके साथ क्या वो ऑनेस्टली इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? तो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस पे आपको जब तक आप उस लेवल पे नहीं आएंगे जहाँ की सरकार की जिम्मेदारी होगी वो गवर्नेंस के जो बेनिफिट्स हैं वो पब्लिक तक पहुंचाए। यानी पब्लिक आपके दरवाजे दरवाजे पे नहीं ठोकर खाती घूम रही है, ये सरकार के ऊपर आयद होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी कि जो भी एक्ट या लॉ या जो भी स्कीम लागू की जाती है वो लास्ट बेनिफिशियरी तक मिले। और अगर बेनिफिशियरी को नहीं मिलती तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो गवर्नमेंट फंक्शनल ही होगा, गवर्नमेंट। गवर्नेंस की मशीनरी होगी, ना कि वो आदमी रिस्पॉन्सिबल होगा। वे आपने ये फॉर्म नहीं भरा, आपने वो नहीं किया, आप यहाँ नहीं गए, आपने रिमाइंडर नहीं दिया, आप लिए बैठे हुए हैं, नहीं। अगर मैं एक स्कीम बनी हुई, मान लो राइट टू एजुकेशन एक्ट बना, जी। राइट टू एजुकेशन एक्ट में अगर किसी एक मोहल्ले में आपको चार ऐसे बच्चे मिल जाते हैं जो किसी भी एजुकेशन सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है, तो वो जिसका जुरिडिक्शन है एजुकेशन ऑफिसर का, वो एजुकेशन ऑफिसर जिम्मेदार होगा, वो बच्चे नहीं जिम्मेदार है, उनके पेरेंट जिम्मेदार नहीं है। तो गवर्नेंस का जो आपको डेमोक्रेटिक ढांचा लाना पड़ेगा, वो ढांचा जब तक आप नहीं लाओगे, अनफॉर्चुनेटली उस पर बात नहीं हुई है। मैं तो बार बार कहता हूँ कि पॉलिटिकल तो आपने विक्ट्री कर ली, कर दिया, बिल्कुल। लेकिन पॉलिटिकल विक्ट्री को आप मजबूत कैसे करोगे जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव विक्ट्री नहीं लाओ। जन ज्वार जनता की मीडिया।